नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट, जो कि आपकी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर क्लास में किसी भी तरीके का डाउट हो आपको तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न बड़ा है, तो अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए और प्रश्न को आराम से पढ़िए, फिर उत्तर देने का प्रयास करिएगा। मैं प्रश्न को एक बार आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। निम्नलिखित में से कौन सही है, करेक्ट आपको बताना है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। दूसरा दिया गया है गुप्त काल में सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां निर्मित होने के प्रमाण मिलते हैं। और सी दिया है गुप्त काल में भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट आपकी सही है, तो बताइए। ए सही है, बी सही है, सी सही है, कि तीनों सही हैं, कि दो सही हैं आपके। तो थोड़ा सा समय लीजिए, फिर उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं आपको उत्तर बताती हूँ। देखिए, अगर हम लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन की बात करें तो हमें मत्स्य पुराण से मिलता है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछ ले कि किस पुराण से लिंग पूजा का प्रमाण मिलता है तो आप बताएंगे मत्स्य पुराण से। ठीक है। गुप्त काल में सर्वप्रथम शिव एवं पार्वती की संयुक्त मूर्तियां निर्मित होने के प्रमाण मिलते हैं, याद रखिएगा। और गुप्त काल में ही भूमरा एवं नचना कुठार में शिव एवं पार्वती के मंदिरों का निर्माण भी है। तो यहाँ पर आपके तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए बी सी। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो सुमेलित करिए। चलिए समय लीजिए अपना, वीडियो को पॉज करिए, उत्तर देने का प्रयास करिए। मैं आपको उत्तर बताऊंगी। सबसे पहले आपको पाशुपत दिया है, तो जो पाशुपत है वो सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक आपके कौन थे, लकुलिस थे। तो ए का क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ए का सेकंड दो जगह दिया है। ठीक है। कपालिक की अगर हम बात करें तो कपालिक के इष्ट देव कौन है, भैरव हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का फर्स्ट यहाँ दिया है, तो ए आपका सही होगा। लेकिन हम सारे ऑप्शंस को देखेंगे। रुद्र संप्रदाय की अगर हम बात करेंगे तो इसके आचार्य आपके विष्णु स्वामी थे, तो यहाँ पर सी का फोर्थ हो गया। और नित्यवादी की अगर हम बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पकुधक्चयन, तो डी का थर्ड हो गया। तो यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्नों में आता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करने को ही बोला गया है। एक तरफ आपको मंदिर के नाम दिए गए हैं और एक तरफ आपको स्थान के नाम दिए गए हैं। तो आप समय लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, उत्तर दीजिए अपना समय लेते हुए, फिर वीडियो को प्ले करके आप देखिए कि आपका उत्तर सही है कि नहीं। चतुर्भुज वैष्णव मंदिर की अगर हम बात करें तो चतुर्भुज जो वैष्णव मंदिर है वो कहाँ पर है, वो खजुराहो में है। ठीक है। कर्ण भेरू का मंदिर अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर है, ये अहिलवाड़ में है। मुकुंद मंदिर महाबलीपुरम में है।
मुक्तेश्वर मंदिर कांची में है। तो देख लीजिए ए का क्या हो गया, ए का फोर्थ हो गया, तो यहाँ पर सी में ही ए का फोर्थ दिया गया है। कर्णभैरव मंदिर की हम बात करेंगे तो ये अहिलवाड़ में है, तो बी का सेकंड हो गया। मुकुंद मंदिर देखेंगे तो महाबलीपुरम हो गया और मुक्तेश्वर मंदिर कांची हो गया, तो थर्ड का सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बोला गया है, तो बताइए मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे कि नवाब सलीमुल्लाह थे, शाहनवाज खान थे या फिर अली मोहम्मद अली जिन्ना थे? तो कौन थे पहले प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है आगा खान, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, अच्छा क्लास, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर हम मुस्लिम लीग का देखें तो अगर आपसे कभी पूछे कि फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग कौन है, संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे सलीमुल्लाह खान। ठीक है, ये याद रखिएगा। फाउंडिंग मेंबर्स की अगर बात करेगा कौन कौन से फाउंडिंग मेंबर्स हैं तो आप बताएंगे आगा खान, सलीमुल्लाह खान। ठीक है, और आगा खान जो हैं वो पहले प्रेसिडेंट भी रहे हैं मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, चलिए मुझे बताइए। 1906 में, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लेकिन अगर आपसे कहीं प्रश्न में पूछे कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ, संस्थापक कौन थे मुस्लिम लीग के, और वहां पर आपको दो ऑप्शन दिया रहे, आगा खान और सलीमुल्लाह खान, तो आप उत्तर लगा के आइएगा सलीमुल्लाह खान। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान इसके फाउंडर हैं और पहले प्रेसिडेंट कौन है, आगा खान है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है क्लास, आपको पता है कि मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुई थी 1906 में, वो कहां पर हुई थी, ढाका में हुई थी, और उस समय ढाका के जो नवाब थे उनका नाम क्या था, नवाब सलीमुल्लाह खान। इसीलिए जब भी फाउंडर पूछेगा तो आप सलीमुल्लाह खान को लगाएंगे, क्योंकि इस चीज में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, तभी मैंने आपको बता दिया। अब 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी, ढाका में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। यही 2-3 प्रश्न आपकी मुस्लिम लीग से पूछते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की घोषणा की गई। ठीक है, 5वें प्रश्न को देखिए, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना किसने की? तो हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की बात की गई है तो बसंत कुमार, अजीत सिंह, हेमचंद कानूनगो या फिर सोहन सिंह भाकना। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए? यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी, सोहन सिंह भाकना। ठीक है, याद रखिएगा। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने अंग्रेजी, उर्दू, मराठी और पंजाबी में एक साथ गदर प्रकाशन किया था। ये भी चीज याद रखिएगा, परीक्षा में ये भी प्रश्न बनता है कि गदर का प्रकाशन किस एसोसिएशन द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, और गदर आपकी अंग्रेजी में, इंग्लिश में, उर्दू में और मराठी, पंजाबी में पब्लिश हुई थी। ये चीज याद रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1913। आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न को देखते हैं। बंगाल स्वयं सेवी, यहाँ पे सूची दिया गया है, दोनों सूची, और आपको बताना है कौन किससे रिलेटेड है। व्यायाम मंडल, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और भारत माता सोसाइटी। तो यहाँ पर चलिए बताइए, बंगाल स्वयं सेवी से रिलेटेड कौन है? हेमचंद्र घोष हैं, तो ए का सेकंड 2 जगह दिया गया है। व्यायाम मंडल की अगर हम बात करेंगे तो चापेकर बंधु, बी का फर्स्ट। ठीक है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की बात करेंगे तो कौन हो गया? सूर्य सेन हो गए। और भारत माता सोसाइटी
नीलकांत ब्रह्मचारी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्लास इस तरीके के प्रश्न सुमेलित करने में को परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये याद रखिएगा, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, किस ऑर्गेनाइजेशन से कौन रिलेटेड था, ये प्रश्न पूछा जाता है। साथ ही साथ ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का गठन किस वर्ष में हुआ। तो दोनों तरीके से अपने प्रश्नों को तैयार रखिएगा, ठीक है, और उत्तर को तैयार रखिएगा। प्रश्न तो आपको मिलेंगे, आपको तो उत्तर देना है, तो उत्तर तैयार रखिएगा। मैं फिर एक बार कहूंगी, लूसेंट में पीछे की तरफ कुछ पेजेस दिए रहते हैं, जैसे हिस्ट्री में आपको दिया रहेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई, ईयर, ठीक है। रिवॉल्यूशन के बारे में दिया है, ये रिवॉल्यूशन, ये घटना कब हुई, ईयर, और कौन इसके लीडर थे। इसको आप क्या करिए, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा से के लिए इम्पोर्टेंट है। कभी कभी आप देखते हैं आपकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को दे दिया जाता है, और अब आपके पास क्या है, सफिशिएंट टाइम है। अगर आप 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने रोज याद करेंगे तब भी याद हो जाएगा। कुछ चीजें तो आपको अपने प्रीलिम्स के लिए करनी ही करनी है। आपको घटना चक्र के क्वेश्चंस को, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना ही करना है। आपको लूसेंट के कुछ पेजेस याद करने ही करने हैं, ठीक है। आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। मैं फिर एक बात कहूंगी, आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। अगर पेपर डिफिकल्ट आता है तो वो खाली आपके लिए नहीं, वो जितने बच्चे पेपर में अपीयर हो रहे हैं सबके लिए डिफिकल्ट होगा, ये चीज मान के चलिए। लेकिन आपको अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखनी है। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को एकदम ध्यान से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस रोज करनी है। प्रैक्टिस किस लिए करनी है क्लास? अगर आप क्वेश्चंस की रोज प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको एलिमिनेट करने आ जाएगा चीजों को। परीक्षा में कई बार नए प्रश्न आ जाते हैं जिसमें से हम 2 ऑप्शंस को अगर एलिमिनेट कर ले, 2 या 3 ऑप्शंस को, तो हम करेक्ट आंसर पे आ जाते हैं। तो ये जो एलिमिनेशन टेक्निक होती है, ये आप कहाँ से सीखते हैं? जब आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। इसीलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। बस पढ़ते रहना सफिशिएंट नहीं होता है। मॉक टेस्ट लगाइए, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। मैं अगले प्रश्न पे आपसे डिस्कस करती हूँ। 7वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को उनके घटनाक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अब यही प्रश्न देख लीजिए, आपके सामने है। एसोसिएशंस के नाम दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे कमिटीज के नाम दिए गए हैं, और आपको बोला गया है कि इसको सही क्रम में लगाइए। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन। अब यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन अगर आपको दिया गया है, दूसरा आपको दिया गया है इंडियन एसोसिएशन, फिर मद्रास महाजन, फिर भारतीय सुधार समिति। तो आप अगर पढ़ रहे होंगे मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत, ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया में एक जगह आपको दिया रहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और ये कमिटीज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन और कमिटीज ऐसी हैं जो कि आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के पूर्व बनी थी। दिया गया है ना, अगर आप बुक में पढ़ रहे होंगे तो एक जगह दिया गया है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो कि 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के पूर्व बनी थी। उन ऑर्गेनाइजेशन का याद कर लीजिएगा कि किस वर्ष में बनी थी और उसके संस्थापक कौन थे। आप चिंता मत करिए, मैं आपको ना इन ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड क्वेश्चंस लगवाऊंगी, ताकि अगर अभी तक आपने इसको नहीं पढ़ा है तो अब आपको पढ़ लें हम, ठीक है। उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, लेकिन एक बार बुक में जाके देखिएगा जरूर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन के पूर्व जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक को सॉल्व करते हुए चलते हैं। यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो इसका गठन आपका 1888 में हुआ है। इंडियन एसोसिएशन की बात करेंगे तो 1876। मद्रास महाजन सभा की हम बात करेंगे तो 1884। भारतीय सुधार समिति की बात करेंगे तो 1887। अब इसको आप अरेंज करेंगे तो कैसे अरेंज होगा? तो सबसे पहले आपका क्या है, इंडियन एसोसिएशन, तो बी आपका सबसे पहले हो जाएगा। फिर उसके बाद मद्रास महाजन सभा है, सी। फिर उसके बाद भारतीय सुधार समिति है, ठीक है, और फिर 1888 में यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए आपका सही उत्तर हो जाएगा।
इस चीज को याद रखिएगा क्लास, परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब आप लोगों के पास टाइम है तो इसलिए मैं आप लोगों को ये भी बताते हुए चल रही हूँ कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके परीक्षा के लिए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन ऊष्ट जल धारा है? वार्म करंट की बात की गई है। तो सबसे पहले आपको रेनल धारा दी गई है, फिर दक्षिण हिंद धारा दी गई है, सोमाली धारा दी गई है और मोजाम्बिक धारा दी गई है। क्लास ये तो आपको पता है कि अगर ये क्या है, ये अर्थ है, इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है, इधर ऊपर की तरफ इधर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है और ये आपका इक्वेटर है। ठीक है, इक्वेटर है। तो इधर की तरफ जो पानी रहेगा, इधर ये आपका वार्म वाटर रहेगा ना। तो करंट का मूवमेंट जब भी इस डायरेक्शन होगा, फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, मतलब इस तरीके का डायरेक्शन होगा, इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहा हो, तो वो आपकी वार्म करंट होगी, क्योंकि पानी इधर का गर्म है। और जब पोल से पानी का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, इक्वेटर की तरफ, तो वो कोल्ड करंट होगी। ये चीज आपको समझ में आता होगा। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कौन सा आपका ऊष्ट जलधारा है। तो बताइए, रेनल करंट या फिर साउथ इंडियन करंट, फिर सोमाली करंट या फिर मोजाम्बिक करंट। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है डी। जो मोजाम्बिक धारा है वो क्या है, वो आपका वार्म करंट का एग्जाम्पल है और सब कोल्ड करंट है। यहाँ पर हम फिगर के थ्रू देख लेते हैं। मोजाम्बिक धारा देखेंगे तो ये रहा, दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये देखिए मोजाम्बिक धारा, और इसका डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये इक्वेटर से पोल की तरफ जा रही है। ठीक है, इसी तरीके से जब हम ब्राजीलियन करंट की बात करेंगे तो ये भी आपका हॉट करंट है। ठीक है, एगुलस कई बार पूछा है पेपर में, एगुलस याद रखिएगा, ये भी आपका वार्म करंट है। गल्फ स्ट्रीम वार्म करंट है, नॉर्वेजियन वार्म करंट है। ठीक है, याद रखिएगा वार्म करंट के नाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 9th प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन गलत है बोला गया है। ठीक है, जहां वायुदाब अधिक होता है वहां जल तल नीचा रहता है। दूसरा है, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व अधिक रहता है। तो बताइए कौन सा सही है। जहां पर एयर प्रेशर ज्यादा रहता है, वाटर लेवल वहां पर लो रहता है, ये बोला गया, जल तल नीचा रहता है। तो यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा क्लास, आप वीडियो को पॉज करिए, उत्तर दीजिए, मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूँ। अगर अभी तक आपने प्रश्न नहीं पढ़ा है तो वीडियो को 2 मिनट पॉज कर लीजिए, मुझे भी चुप करा दीजिए, वीडियो को पॉज करके अपना मन शांत करिए, प्रश्न को पढ़िए और उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जहां वायुदाब अधिक होता है वहां जल तल नीचा रहता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, एकदम सही है जो चीज बोला गया है। आप खुद सोचिए, वाटर लेवल है ये, अगर ये वाटर है और यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो वाटर का जो लेवल है वो नीचे आ जाएगा ना। किसी चीज को आप दबाएंगे, प्रेशर करेंगे तो वो नीचे की तरफ उसका लेवल आएगा ना। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया है, ये याद रखिएगा। दूसरा आपको दिया गया है, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व अधिक रहता है। बताइए ये सही है कि नहीं। ध्रुवों पर बर्फ पिघलने और भूमध्य रेखा पर अधिक वर्षा होने के कारण लवणता और घनत्व जो रहता है वो ज्यादा नहीं, वो कम रहता है। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, ये गलत दिया गया है। अब आप बताइए, सैलिनिटी, जहां पर ज्यादा वर्षा हो रही है वहां पे सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, वहां पे डेंसिटी कम होगी, और पोल्स पे स्नोफॉल के पिघलने के कारण डेंसिटी कम होगी, सैलिनिटी कम होगी। तो ये आपका गलत है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, खाली एक सही है, लेकिन प्रश्न में आपसे इनकरेक्ट पूछा है, गलत पूछा है, इसी वजह से उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप खुद सोचिए, ऐसे आप सोचिए, एक बोतल है, ठीक है, एक बोतल में पानी आपने रखा है, पानी में आपने चुटकी भर नमक डाला, 1 चम्मच, चलो 1 स्पून नमक डाल दिया। ठीक है, अब इस बोतल में अगर पानी आप ऐड करते जाओगी तो क्या होगा, इसमें जो 1 स्पून
सॉल्ट का जो कंसेंट्रेशन था वो समय के साथ घटता जाएगा क्योंकि पानी ऐड होता जा रहा है इसमें। इसी तरीके से इक्वेटर पे एक्सेसिव रेनफॉल होती जा रही है तो वहां पे सैलिनिटी डेंसिटी कम होती जाएगी। आप लोग समझ गए होंगे इस प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं, 10वें प्रश्न को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करिए। जब सागरीय सतह का जल पवन वेग से प्रेरित होकर आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बताइए, आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कि सागरीय सतह का जो जल है वो पवन के वेग से आगे की सतह पर प्रेरित होता है, बढ़ता है। ऐसे ये लहरें हैं, ये लहरें हवा के डायरेक्शन में सागरीय सतह पर पवन के वेग के कारण आगे बढ़ रही है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ड्रिफ्ट। क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रवाह कहते हैं। तो ए का सेकंड होगा आपका, ए का सेकंड 2 जगह दिया गया। आपको समझ में आ रहा है ना क्लास? ये आपकी सागरीय लहरें हैं, ठीक है, और हवा का डायरेक्शन इस तरीके से है तो ये इनको क्या कर रही है? ढकेल रही है, मतलब इस डायरेक्शन में ले जा रही, ड्रिफ्ट कर रही है। दूसरा देखते हैं, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने देखा उसे हम धारा कहते हैं। क्या है? सागर के जल की बात करें, ओशियन की बात कर रहे हैं। निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम धारा कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जब सागर का अत्यधिक जल धरातलीय नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विशाल स्ट्रीम। ठीक है, इसको हम स्ट्रीम कहते हैं। और स्पार्ट शीर्ष वाले पर्वत धारा को हम क्या कहते हैं? बताइए। स्पार्ट शीर्ष पर्वत धारा को हम कहते हैं गुआट। ये चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहां पर चलिए मैच करते हैं। तो 2 हो गया, बी का आपका पहला धारा हो गया। ठीक है, 4 हो गया। यहाँ पे इसको स्ट्रीम कर लो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ स्ट्रीम हो गया। ठीक है, यहाँ पे विशाल धारा को स्ट्रीम करिए, ये गुआट हो गया। फिर ये करंट हो गया। चलिए, तो यहां पर बी आपका सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। 11वें प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करता है? मणिपुर, मिजोरम, मेघालय या फिर असम? तो बताइए कौन नहीं करता है? मिजोरम करता है, मेघालय करता है, असम करता है, मणिपुर नहीं करता है। तो ये आपका सही उत्तर है। मैप में हम देख लेते हैं इसको। ये बांग्लादेश आपको दिख रहा है। ठीक है, बांग्लादेश। इधर अगर आप देखेंगे, इधर आपको मेघालय दिख रहा है, इधर त्रिपुरा दिख रहा है, दिख रहा है ना? इधर मिजोरम दिख रहा है। मणिपुर किधर है? मणिपुर इधर की तरफ है। मणिपुर म्यांमार को टच कर रहा है लेकिन बांग्लादेश को नहीं कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं आप, बांग्लादेश की बाउंड्री से नहीं टच कर रही है। तो बांग्लादेश को स्पर्श करने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, याद रखिएगा, MMAT। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। नदी और उद्गम स्थल की बात की गई है। मैंने लास्ट क्लास में आपसे कहा था कि हम नदी से रिलेटेड प्रश्नों को डिस्कस करेंगे क्योंकि आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके आराम से इस प्रश्न को सोचिए, फिर उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर आपसे बोला गया है कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो बताइए। पलार की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल कोलार जिला है। बताइए है कि नहीं? तो अगर उत्तर बता दूंगी तो सीधे उत्तर मिल जाएगा। तो आप ABCD में से मुझे उत्तर बताइए। देखिए, मैं बताने जा रही हूं अब आपको। पलान नदी की अगर हम बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो कर्नाटक राज्य के कोलार जिले से होता है। ये बिल्कुल सही है, कर्नाटक राज्य में कोलार डिस्ट्रिक्ट है, वहां से इसका उद्गम होता है। और ये गिरती कहाँ पर है? ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है और इसमें पूछा ही था आपका कौन सा सही है, तो ए तो आपका सही हो गया। अब हम देखते हैं BCD में गलती कहाँ पर है।
ताम्रपाणी की अगर हम बात करेंगे तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में ये नदी मिलती है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, और या जो है वो आपके तिरुनेलवेली जनपद की प्रमुख नदी है। जो बैतूल जिला दिया है ये आपका गलत है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में, ठीक है, तिरुनेलवेली जिले में, जनपद में ये प्रमुख नदी है वहां की, और ये मन्नार की खाड़ी में जाकर गिरती है। लूनी नदी आप सभी को पता है। लूनी नदी की अगर हम बात करें तो राजस्थान में अजमेर के दक्षिण पश्चिमी में अरावली श्रेणी के नाग पर्वत से निकलती है ये। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार बोला गया है। ठीक है, और आपको पता है लूनी नदी जो है वो लुप्त हो जाती है, वो गायब हो जाती है। ठीक है, वो कहीं गिरती नहीं है जाकर। तो अगर परीक्षा में पूछे कि लूनी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो आप याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम में अरावली की श्रेणी के दक्षिणी पश्चिमी भाग में नाग पर्वत से निकलती है ये। तापी नदी की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे तिरुनेलवेली जनपद की जो बात की गई है, यहां से तो ताम्रपणी नदी निकलती है। ठीक है, तापी नदी जो है वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने क्या किया है, मिसमैच कर दिया है। बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है, तापी नदी निकलती है, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर ए हो गया। ये हमने डिस्कस कर लिया। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ लेता है, तो एक जगह नोट डाउन कर लो। ठीक है, रोज पढ़ोगे याद रहेगा, कुछ भी भूलने वाला नहीं है, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस पढ़ाई करना है, रोज पढ़ना है, बस इस चीज को अपना टारगेट बना लो। कुछ भी हो जाए मैं पढ़ूंगी। मुझे पता है आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग हाउसवाइफ हैं, मतलब कुछ ना कुछ चैलेंज सबके साथ है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो भी रोज पढ़ेगा, एक सही पैटर्न में पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा। कोई एक्स्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है, आप जैसे मेरे जैसे कॉमन बच्चों का ही सिलेक्शन होता है। ठीक है, हम सब एकदम कॉमन स्टूडेंट्स हैं। ऐसी बात नहीं है कोई बहुत यूनिक है, किसी को बहुत सी अच्छे से आता नहीं। बस बात यह है कि उन्होंने सही डायरेक्शन में पढ़ा, सही से पढ़ा, अपने प्रति ईमानदार रहे, अपने पे भरोसा रखा, और आज उनका सिलेक्शन हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं बृहत्तम ताजे झील की जल की झील की बात की गई है। बताइए लार्जेस्ट फ्रेश वाटर झील कौन सा आपका इनकरेक्ट है बोला गया, गलत बोला गया है। फिर उसके बाद खारे पानी की झील की बात की गई है, फिर ताजे जल की झील की बात की गई है, और राजस्थान के उदयपुर स्थित मीठे जल के झील की बात की गई है। तो एक एक को देखते हुए चलते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करेंगे तो वुलर लेक एकदम सही है। ठीक है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक की बात करेंगे तो सामर झील, खारे जल की झील सामर झील सही है। फ्रेश वाटर लेक की अगर हम बात करेंगे हिमानी निर्मित, ठीक है, बिल्ड अप ऑफ स्नो, तो वो आपका रेणुका झील नहीं है, वो आपका डल लेक है। ठीक है, डल झील है। और स्वीट वाटर लेक लोकेटेड इन उदयपुर राजस्थान, वो आपका देवर झील है, सही है। तो यहाँ पर आपका गलत क्या हो गया, सी आपका गलत है, और यही पूछा गया था। यहाँ पर रेणुका झील नहीं होगा, यहाँ पर आपका डल झील होगा, सी सही उत्तर है। 14 प्रश्न को देखेंगे अब हम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बताइए? श्याम सुंदर, राम सूरत सिंह, BL यादव या फिर RN प्रसाद? तो ये तो एकदम डायरेक्ट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, RN प्रसाद जो थे वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के प्रथम अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं 15 प्रश्न में। निम्नलिखित भारत के मुख्य न्यायाधीशों को उनके कालानुक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए व्यवस्थित करिए, थोड़ा समय लीजिए। रंगनाथ मिश्र दिया है, KN वांचू दिया है, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा दिया है, और VN खरे दिया है। तो यहां पर हम देखते हैं रंगनाथ मिश्र की अगर हम बात करें तो इनका जो समय था वो 1990 से 91 था।
केन वांचू की बात करेंगे तो 1967 से 68 वाला समय था। भुवनेश्वर प्रसाद की हम बात करेंगे तो 1959, ठीक है। और वीएन खरे की हम बात करेंगे तो 2002। मुझे ये पता था कि वीएन खरे 2000 में आए हैं, तो डी तो मुझे पता था कि सबसे आखिरी में होगा। तो चलो यहां पर ये इसको हटा दिया, ABC। और यहां पर अगर हम देखेंगे तो स्टार्टिंग में अगर आप सीजीआई की लिस्ट देखेंगे तो आपको भुवनेश्वर प्रसाद एकदम स्टार्टिंग में दिखेंगे। तो CBAD यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो क्या है, C है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था बताइए? 1960 में। बताइए कब आया था, 1960 में कि 1962 में, 64 में कि 66 में? तो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो 1966 में आया था, याद रखिएगा। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ था कि जो पंजाब में हिंदी भाषाई क्षेत्र थे उनको अलग कर दिया गया था और उनको एक नया स्टेट बना दिया गया था, हरियाणा, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके द्वारा पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्रों को अलग कर हरियाणा नामक एक नए राज्य का गठन किया गया था। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ को नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने के साथ साथ इसे पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी भी बनाया गया था। तो 1966 एक इम्पोर्टेंट ईयर है पंजाब और हरियाणा के बनने में, अलग अलग होने में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, इसी के थ्रू चंडीगढ़ को एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और पंजाब और हरियाणा की साझी राजधानी भी बनाई गई। तो डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, 79वें संशोधन अधिनियम 1999 किससे संबंधित है? तो प्रश्न बड़ा है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, आराम से पहले पढ़ लीजिए, फिर वीडियो को प्ले करिएगा। सबसे पहले आपको दिया गया है लोकसभा एवं राज्य विधानसभा सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए पाबंदी बढ़ाई गई। दूसरा है, इस अधिनियम द्वारा सेवा कर के संबंध में उपबंध बनाए गए। तीसरा है, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों की प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। और आखिरी है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण एवं लोकसभा व विधानसभा में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को और 10 साल के लिए बढ़ावा दिया गया। 79th की बात की गई है। ABCD में से आपका सही उत्तर क्या होगा बताइए क्लास? अब तक तो आप लोगों ने भी पढ़ लिया होगा। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है वो है डी, ठीक है। इसमें क्या बोला गया था, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब एंड एंग्लो इंडियंस रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली एक्सटेंडेड टू अनदर 10 ईयर। 10 साल के लिए इन लोगों के लिए जो सीटें रिजर्व थी लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको बढ़ा दिया गया था। और अगर अभी का हम पूछे तो आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि अब एक भी सीट एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्व नहीं है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हटा दिया गया है। इसको हम डिस्कस भी कर लेते हैं। डी आपका सही उत्तर है। देखिए यहाँ पर देखिए 1950 से 2020 तक आंग्ल भारतीयों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। और इन दोनों सीटों पे राष्ट्रपति द्वारा जो मेंबर्स थे उनको नामित किया जाता था, नॉमिनेट किया जाता था, ये चीज क्लियर है। लेकिन 2020 में, जनवरी 2020 में 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू क्या हुआ, इसके माध्यम से 2019 के संविधान संशोधन अधिनियम के थ्रू ये जो 2 सीटें रिजर्व की जाती थी एंग्लो इंडियंस के लिए लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अभी तक अगर हम देखें तो कितनी बार जो संविधान संशोधन हुआ है उसको देखते हैं। एक 8वां संविधान संशोधन था जिसके माध्यम से जो आरक्षण 10 साल का था उसको 1970 तक कर दिया गया था। फिर 23वें से क्या किया गया था, उसको 1980 तक कर दिया गया था। 45th से उसको 1990 तक कर दिया गया था।
ठीक है। 62 से 2006 तक कर दिया गया था, अभी हमने डिस्कस किया। 79 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 2010 तक रिजर्वेशन SC ST के लिए बढ़ा दिया गया था और 95th से इसको 2020 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन अभी हम देखेंगे तो ये जो रिजर्वेशन है 2 सीट्स एंग्लो इंडियंस के लिए, उसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे संविधान संशोधन दिया है और ईयर दिए गए हैं। तो इस प्रश्न को तो आप ऐसे ही हल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा बहुत ज्यादा आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप बताइए 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो वो आपका 89 के पहले होगा कि 89 के बाद होगा कि 85 के पहले होगा बाद होगा? ऑफकोर्स सी बात है, 53rd है तो पहले ही आएगा। तो इसमें सबसे पहला जो ईयर दिया गया उससे मैच कर दो। ये कैसा प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न भी परीक्षा में बन सकता है, तो आप करोगे ना उसको। सी का सेकंड एक जगह दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें 53rd का 1985-86 से दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद 76 की बात करेंगे तो वो आपका 19 क्या हो जाएगा, 1994 डी का फर्स्ट हो जाएगा। डी का फर्स्ट, वेरी गुड। यहाँ पे ऑप्शन ही आपके सही नहीं है, तो चलिए हम लोग नया ऑप्शन बनाते हैं। कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ही गलत दे दिया, बहुत अच्छा प्रश्न बनाया है। तो यहाँ पर देखो क्लास 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था वो 1986 में आपका आया था, याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें मिजोरम के लिए एक विशेष उपवन था और एवं इसकी विधानसभा के लिए न्यूनतम जो 40 सदस्यों की व्यवस्था भी की गई थी। तो ये आपका मिजोरम से रिलेटेड है और ये 1986 है। तो सी का हम क्या कर लें, 53rd, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपका 1985 में आया है और ये मिजो से रिलेटेड है, मिजोरम से रिलेटेड है, याद रखिएगा। ठीक है, 76th जो है वो 1994 में आया है। ठीक है, इसमें तमिलनाडु से रिलेटेड है थोड़ा सा। फिर उसके बाद 85th की अगर हम बात करेंगे तो ये आपका 2001 में आया है और 89th जो है वो 2003 में आया है। तो अब आप इसको मैच कर लीजिएगा। यहाँ पर एक भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहे हैं मुझे। ए का सेकेंड नहीं क्लास, एक भी सही नहीं है, तो आप इसको मैच कर लीजिएगा। यहाँ पे ये आपका सही है। इस क्वेश्चन को आप हटा भी सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, कहां पर हुई थी बताइए। पहला, फर्स्ट मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, फतेहपुर में, लखनऊ में, बनारस में या फिर सैदपुर में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है, लखनऊ में। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे ताल दिया गया है और जगह दिया गया है, तो बताइए बड़ा ताल, ठीक है, चिलुआ ताल, लिलोर झील या भूगे ताल कहां पर है। तो भूगे ताल कहां पर है। अच्छा, आप में से कोई स्टूडेंट गोरखपुर, रायबरेली, शाहजहांपुर या बरेली का है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने तो मुझे बताया था कि मैम हम इस जिले के हैं और हमारे यहाँ ये मेला फेमस है। एक ने तो ये भी लिखा था कि मैम हमारे यहाँ एक भी मेला नहीं फेमस है। अब बताओ तुम लोगों के यहाँ कौन सी झील है, ताल है, किस जिले के हो और कौन सी झील है, ताल है, कमेंट बॉक्स में बताओ थोड़ा सा। देखो इससे फायदा क्या होता है, हमारी एक आदत होती है कि हम अपना कमेंट तो लिखते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स का भी कमेंट पढ़ते हैं, और जब हम कोई चीज इंटरटेनमेंट के माध्यम से सीखते हैं तो वो चीज हमको काफी समय तक याद रहती है। तो पढ़ाई को कभी भी बोझ मत बनाओ। आपको लगता है कि मैम पूछती है कि किस जिले के हो, वहां पे क्या फेमस है, कौन सा मेला है, कौन सी झील है, क्या मतलब। अगर पेपर में पूछेगा तो मुझे अपने शहर का तो याद रहेगा ही, हाँ अच्छी बात है, याद रहेगा। लेकिन जब आप लिखोगे ना तो आप में ये ह्यूमन नेचर है कि हम 2-3 लोगों का ऊपर नीचे का कमेंट पढ़ते हैं, तो इसी बहाने आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं कह रही हूं। तो चलो बड़ा ताल की बात करें तो शाहजहांपुर, ठीक है, बड़ा ताल शाहजहांपुर, ए का थर्ड, एक ही जगह दिया गया है, नहीं 2 जगह दिया गया है। ठीक है, चिलुआ ताल की अगर हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, चिलुआ ताल गोरखपुर में, तो बी का फर्स्ट।
लिलौर झील की हम बात करेंगे तो ये बरेली में है, और भूगे ताल की हम बात करेंगे तो ये कहां पर है, रायबरेली में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केन नदी यमुना नदी से कहां मिलती है? तो बताइए, केन नदी यमुना नदी से कहां मिलती है? बिजवान झील में, गोमत झील में, बोझा के पास, या फिर केथी के निकट? तो कहां मिलती है? मैं आपको मैप में दिखाती हूं, पहले उत्तर बता दूं आपको, उत्तर बता दूं, ABCD में से क्या सही है, जल्दी से बताओ। केन नदी जो है वो यमुना नदी से बोझा के पास मिलती है, जो कि बांदा के पास, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं मैप में, ये देखिए ये कौन सी रिवर दिख रही है आपको, केन नदी दिख रही है ना, इधर मध्य प्रदेश दिख रहा है, इधर केन नदी दिख रही है, ये बांदा प्लेन है, और ये देखिए ये यमुना नदी इधर से आ रही है। तो यमुना नदी केन नदी को कहाँ मिल रही है, बांदा में, ठीक है, बोझा के पास, ये चीज याद रखिएगा। और केन नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी, CSBK, याद रख सकते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स, CSK पढ़ते हो ना, बी भी लगा देना बीच में, CSBK, तो C से चंबल हो गया, ठीक है, फिर सिंध हो गया, बेतवा हो गया, और केन हो गया। ये आपके यमुना की सहायक नदियां हैं, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से होकर गुजरती है? 24, 26, 32, 28, बताइए कितने जिलों से गंगा नदी होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में? तो ये 28 जिलों से होकर गुजरती है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यहां पर देख ले हम, ये आपको गंगा नदी दिख रही है, इधर उत्तराखंड दिख रहा है, इधर गंगा नदी बिजनौर जिला, बिजनौर दिख रहा है, देखो क्लास, बिजनौर, यहाँ पर एकदम बिजनौर से होकर आती है अमरोहा, ठीक है, संबल होते होते इधर आप देखोगे पूरा ये सब क्या है, ये सब गंगा नदी है। अब गंगा नदी की ट्रिब्यूटरीज अगर इधर देखोगे तो इधर देखो बिजनौर आपको दिख रहा है, बिजनौर से एंटर कर रही है, इधर रामगंगा आके मिल रही है, गोमती आके मिल रही है ना, फिर इधर देखो घाघर आपकी आके मिल रही है, तो ये सब गंगा में आके मिलती है। तो टोटल जो गंगा नदी है अगर आप देखोगे तो ये रायबरेली, प्रतापगढ़, इधर मिर्जापुर, प्रयागराज, प्रयागराज में यमुना से मिलेगी ना, प्रयाग में, और फिर मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर, ये सब बलिया होते हुए आपकी बिहार में दिख रही होगी यहाँ पे गंगा नदी। तो टोटल 28 जिला है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 23वें प्रश्न को देखते हैं, न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये यूपी सेंसस का क्वेश्चन है, बढ़ते क्रम में बताइए सबसे कम कहां पर है महिला साक्षरता, बलरामपुर में, श्रावस्ती में, या फिर रामपुर में? तो सबसे कम महिला साक्षरता जो है वो श्रावस्ती में है, याद रखिएगा। उसके बाद बलरामपुर में, फिर बहराइच में, ठीक है, फिर उसके बाद आपका बदायूं आता है, और फिर रामपुर आता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 24वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के कुल शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? बताइए, टोटल अर्बन पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का 11.79% है, ये चीज याद रखिएगा। ऐसा प्रश्न परीक्षा में पूछता है तो याद रखिएगा। 24वें का आपका सही उत्तर सी है। आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न देखते हैं, नाइक्रोम के संबंध में क्या सही है? बताइए, नाइक्रोम के संबंध में यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और रेजिस्टेंस की बात की गई है, मतलब गलांक की बात की गई है और प्रतिरोध की बात की गई है। तो आप पढ़ लीजिए एक बार नाइक्रोम के बारे में, ABCD में से क्या सही होगा, फिर मैं आपको उत्तर बताऊंगी। आप सभी को पता है नाइक्रोम की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर में नाइक्रोम का यूज होता है,
हाँ, तो नाइक्रोम में जो चीनी मिट्टी की जो प्लेट्स होती हैं उसमें जो अंदर की तरफ जो खांचे में जो तार होते हैं वो नाइक्रोम के होते हैं ना। नाइक्रोम आपका किस चीज का बना रहता है? नाइक्रोम किस चीज का बना रहता है अगर मैं पूछूं आपसे तो ये निकेल और क्रोमियम का बना रहता है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, तभी इसे हम नाइक्रोम कहते हैं। अब बताओ, जब हीटर चलाते हो तो उसमें जो कॉइल रहता है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट गलांक ज्यादा होता है कि कम होता है? अगर उसका गलांक कम होगा तो क्या होगा, वो गल जाएगी, लेकिन क्या वो गलती है? नहीं गलती है ना। तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट गलांक ज्यादा होता है, ठीक है। अगर किसी का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो उसका मतलब थोड़ा सा भी टेम्परेचर बढ़ा तो वो गल जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गलती तो है नहीं वो, तो हाँ, नाइक्रोम की जो भी हम बात करेंगे तो इसका गलांक और प्रतिरोध दोनों ही क्या होगा, ज्यादा होगा, ये चीज याद रखिएगा। तभी हाई टेम्परेचर पे भी वो जो कॉइल्स है वो नहीं जलती हैं, ठीक है। वो गर्मी देती है लेकिन वो जलती नहीं है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 26वें प्रश्न को देखते हैं। जंग रस्ट किसका मिश्रण है? बताइए, हवा लोहे का, हवा फेरिक ऑक्साइड का, फेरिक ऑक्साइड और मॉइस्चर प्रेजेंस इन एयर, या फिर फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड? किसकी वजह से जंग लगता है? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड की वजह से। तो डी सही उत्तर है। ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर देख लीजिए, लोहा, ऑक्सीजन, हवा में जो नमी उपस्थित है, ठीक है, उसके वजह से फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनता है। ये चीज याद रखिएगा। इस तरह जंग फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण होता है, जो वातावरण में खुले लोहे पर ऑक्सीजन व नमी की अभिक्रिया द्वारा मंद गति से बनता रहता है। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। परीक्षा में अगर प्रश्न पूछे तो बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, 27वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो चलिए बताइए कौन सा गलत है। फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक लेवोजियर, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक, नेचुरल सिलेक्शन थियोरी के प्रतिपादक डार्विन। सॉरी क्लास। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन वक्र किडनी में, या हाइड्रोफोबिया जो डिजीज है वो वायरस की वजह से होती है। तो यहाँ पर हम देखते हुए चलते हैं, हाइड्रोफोबिया डिजीज वायरस की वजह से होती है, सही है। केमिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ फादर नहीं, फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवोजियर, सही है। एक्सपोनेंट ऑफ मतलब जो आप नेचुरल सिलेक्शन थियोरी किसके द्वारा दी गई है? डार्विन के थ्रू, ये भी सही है। प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन कॉल्ड हेपेरिन, ये आपका किडनी में नहीं बनता है, ये कहाँ पर बनता है? ये यकृत में बनता है, ये चीज याद रखिए। तो यहाँ पे वक्र नहीं यकृत होना चाहिए, और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गलत है? तो चलिए बताइए। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कल ही हमने डिस्कस किया है, कौन सा है? टाइलिन है? हाँ है, तो इसको टिक लगा लो जल्दी से, एकदम सही है, ये तो गलत होगा ही नहीं। इसमें पूछा गया कौन सा गलत है। आगे देखते हैं। न्यूक्लियर फिजन में प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ पोजिट्रॉन एडरसन द्वारा हुआ है। विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर देखो, नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन का प्रयोग होता है, सही है। पोजिट्रॉन की खोज एडरसन द्वारा किया गया था, ये भी सही है। लेकिन विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है कैथोड पे नहीं, एनोड पे होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि गलत पूछा गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, 29वां प्रश्न। पटाखों में हरा रंग किसकी वजह से होता है? बताओ, पटाखों में जो हरा रंग दिखता है वो किसकी वजह से होता है? परीक्षा में पूछा गया ये प्रश्न है। कार्बन की न्यूनतम मात्रा वाला लोहा कौन सा है? अरे क्लास, ये तो बहुत ही इजी है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? माइक्रोमीटर के आविष्कारक कौन है? अब देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आविष्कारक के पूछा है, तो मतलब दो लोगों के नाम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा या तो
हेरिसन होगा या तो विलियम कोजिन होगा, तो 1 और 4 होगा सी का। ठीक है, पटाखों में हरा रंग किसकी वजह से होगा? बैरियम की वजह से होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की न्यूनतम मात्रा वाला लोहा बोला गया है, तो यहाँ पे एक ही लोहे का नाम दिया, पिटवा लोहा, जिसको कि रॉट आयरन कहते हैं। तो बी का सेकंड हो गया, बी का सेकंड 2 जगह हो गया, ए का थर्ड 2 जगह हो गया। वेरी गुड, इतना अच्छा ऑप्शन भी नहीं, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, अच्छी बात है। तो देखो, मैं आपको ना प्रश्न इस तरीके से सॉल्व करा रही हूं जैसे आप एग्जाम में सोचते हो। अब आपका जो खेल है वो 3 और 4 में ही है। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? वो जेरी है, जेम्स हैरिसन है, सॉरी जेम्स हैरिसन है, ये चीज याद रखिएगा। तो यहाँ पर जेम्स हैरिसन आपका सी का फर्स्ट दिया है, तो मतलब ये हो गया। और माइक्रोमीटर के आविष्कारक जो है वो विलियम कोजीन है, तो डी का 4th हो गया। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न को हम देखते हैं। उपकरण दिया है, आविष्कारक दिया है, ये पढ़ोगे ना लूसेंट में सब पूरा आविष्कारक के नाम दिए गए हैं। अब थोड़ा सा भी ना अपना बुद्धि का प्रयोग करके, इमेजिनेशन का प्रयोग करके याद कर लेना। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया गया मशीन गन, तो मशीन गन के इन्वेंटर कौन है बताइए? माइक्रोस्कोप के इन्वेंटर कौन है? आविष्कारक कौन है? मोटरसाइकिल के इन्वेंटर कौन है? प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंटर कौन है? आविष्कारक कौन है? तो प्रिंटिंग प्रेस ग्यूटेनबर्ग, मोटरसाइकिल डैमलर, डगमगाती मोटरसाइकिल। जब इंसान क्या करता है, मोटरसाइकिल चलाना शुरू करता है तो थोड़ा वो डगमगा के चलता है ना, डैमलर के। ठीक है, डैमलर, तो ये तो सही है, ये भी सही है। माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो जॉनसन मूर। ठीक है, और मशीन गन की हम बात करेंगे तो ये मशीन गन के पास्कल है, ये चीज याद रखिएगा। मशीन गन तो याद रखिए ना, पास्कल। तो यहाँ पर ए सही होगा आपका। क्यों? क्योंकि यही गलत दिया है, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं, 31 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सही है बोला गया है? ठीक है, तो देखो, नग्न बीजी मरुद्भिद होते हैं, मतलब जेरोफेटिक होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो आपके जेरोफेटिक होते हैं। फिर दूसरा दिया गया है, इनमें जो परागण की क्रिया होती है वो वायु द्वारा होती, पॉलिनेशन जो होता है वो एयर द्वारा होता है। सही है। प्लांट किंगडम और उप किंगडम के एम्ब्रियोफाइटा से है इनका संबंध। तो ये बताओ, ये तो बॉटनी वाले बताएंगे आपके। यहाँ पे एंजियोस्पर्म की जब हम बात करते हैं, आपने सुना होगा एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें आपके फूल निकलते हैं। ठीक है, फूल होते हैं और फूल से आपकी सीड बनती है। लेकिन जब हम जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट सीड का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे आप इस फिगर को देखिए, तो यहाँ पे देखो एंजियोस्पर्म में ये फ्लावर बनता है ना, और इधर देखो आपका ये किस तरीके से डायरेक्ट। तो यही लिखा है, नग्न बीजी बीज पैदा करने वाले पौधे होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्म के विपरीत होते हैं, वो बिना फल के बीज पैदा करते हैं। यहाँ पर फूल बनता है, फल आता है, फिर बीज आपका बनता है। ठीक है, और ये जो होते हैं वो बिना फल के बीज पैदा करते हैं। ऐसे आपको प्लांट दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर छोटे छोटे बीज दिखेंगे। ये मरुस्थलीय होते हैं आपके, जिसे जहां पर पानी कम होता है या डेजर्ट में ये आपको देखने को मिलते हैं। जेरोफेटिक होते हैं, ये सही है। और ये परागण की क्रिया वायु द्वारा करते हैं, ये भी सही है। और प्लांट किंगडम एवं एम्ब्रियोफाइट और उप किंगडम से संबंधित है, ये भी सही है। तो यहाँ पर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ये चीज बस ये याद रखिएगा, जब भी हम बात करें नग्न बीजी की, नग्न बीजी मतलब यहाँ पर बीज डायरेक्ट आपका प्रोड्यूस हो रहा। अब जैसे ये कोई आपकी वो है, ये कोई डंडी है। ठीक है, इस डंडी में ऐसे 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 थोड़े बहुत लीव्स लगे हुए हैं और यहीं पे किनारे आपको बीज भी दिख जाएंगे, जैसे इस फिगर में देखो। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो बताइए, कंद आलू। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया है धनकंद गाजर, सल्ककंद प्याज, तुर्क रूपी मूली। तो बताइए क्लास, कौन सा इनकरेक्ट है? तुर्क रूपी मूली सही है, सल्ककंद प्याज सही है, कंद आलू,
धनकंद दिया गया है गाजर, नहीं बांडा। ठीक है, तो यहाँ पर बी आपका सही होगा, क्योंकि कौन सा गलत है पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आरओ में पूछते हैं। 33rd प्रश्न को हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है चलिए बताइए। प्राथमिक गतिविधियों में लगे लोग लाल कॉलर वर्कर कहलाते हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज में बताइए, प्राथमिक गतिविधियों में लगे जो लोग लगे रहते हैं, ठीक है, उनको हम रेड कॉलर वर्कर कहते हैं। हाँ कहते हैं, सही है। द्वितीय गतिविधि में लगे लोगों को हम ब्लू कॉलर कहते हैं। तो ये सही है कि नहीं? द्वितीय गतिविधियों में लगे लोगों को ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। पीपल एंगेज इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज, ये भी सही है। सेवा क्षेत्र में लगे लोगों को पिंक कॉलर कहते हैं। नहीं, पिंक कलर तो ज्यादातर विमेन्स के लिए यूज होता है, तो ये चीज याद रखिएगा। महिलाएं जो हैं उनसे रिलेटेड जो नौकरियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम पिंक कॉलर जॉब्स कहते हैं। तो ये आपका गलत है। ठीक है, तो सी आपका सही उत्तर होगा। अगला बढ़ते हैं, 34 देखते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सनराइज सेक्टर उद्योग में नहीं आता है? रिटेल सेक्टर, फिशरीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सनराइज उद्योग होते क्या है। तो सनराइज उद्योग जो होते हैं वो ऐसे क्षेत्र के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द हैं जो अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन तेजी से उछाल दिखाई दे सकता है इसमें। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अभी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन अचानक से रैपिड ग्रोथ इसमें दिखाई दे सकती है। तो इसमें कौन सा होगा आपका? खुदरा क्षेत्र होगा, मछली पालन होगा, या फिर कपड़ा उद्योग होगा, या फिर सूचना प्रौद्योगिकी होगा। तो याद रखिएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, मछली पालन, खुदरा क्षेत्र ये सब होगा, लेकिन टेक्सटाइल उद्योग नहीं होगा। ये चीज समझ में आ गया ना? सनराइज उद्योग कौन से उद्योग होते हैं? जो अभी अपने प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसमें तेजी से ग्रोथ दिखाई दे सकती है, तेजी से उछाल दिखाई दे सकता है। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं। एनबीएफसी की बात की गई है, तो एनबीएफसी के बारे में थोड़ा बताइए आप लोग। एनबीएफसी एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, दूसरा है ये मांग जमा स्वीकार कर सकती है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा बनती है और वे स्वयं पर चेक जारी कर सकती है। दूसरा है जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम की जमा बीमा सुविधा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के जमाकर्ता के लिए उपलब्ध है। सबसे पहले क्लास यहाँ पर जो पूछा गया, इसमें पूछा गया कौन सा आपका सही है। एनबीएफसी की अगर हम बात करेंगे तो आप याद रखिएगा ये बैंक नहीं है, ये नॉन बैंक फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, और ये जो रजिस्टर्ड होती है ये कंपनी एक्ट के थ्रू रजिस्टर्ड होती है। ये चीज याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, ये रजिस्टर्ड होती है अंडर द कंपनी एक्ट 1956 या फिर कंपनी एक्ट 2013, ये आपको पता होना चाहिए। एनबीएफसी जो है वो किस तरीके की फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है? पर्सनल लोन दे सकती है, व्हीकल लोन दे सकती है, होम लोन दे सकती है, गोल्ड लोन दे सकती है। ठीक है, लेकिन वो डिमांड डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती है, डीडी नहीं एक्सेप्ट करती है, वो किसी भी तरीके का पेमेंट या सेटलमेंट नहीं करती है, वो किसी भी तरीके का चेक इशू नहीं करती है। तो यहाँ पर जो डिमांड इंश्योरेंस फैसिलिटी है नहीं देती है, क्रेडिट गारंटी नहीं देती है, चेक इशू नहीं करती है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है। यहाँ पर कोई भी आपका सही नहीं है, डी आपका सही होगा। ये चीज याद रखिएगा, एनबीएफसी खाली फाइनेंशियल सर्विस जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन ये सब देती है। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती है, किसी भी तरीके का पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम नहीं करती है, चेक इशू नहीं करती है। तो डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग थोड़े से करंट अफेयर्स को देखते हैं। करंट अफेयर्स को देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने किस क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक
संचालक का दर्जा दिया है। ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर AEO का दर्जा किसको दिया है? रत्न एवं आभूषण को, खिलौना एवं कलाकृतियां को, हस्तशिल्प वस्तुओं को या फिर खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को। ये जो करंट अफेयर है ये अप्रैल का है। हमने मार्च के करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है, अब हम अप्रैल के डिस्कस कर रहे हैं। एक बार क्विक रिवीजन में आप लोग से करंट अफेयर मार्च का पूरा रिवाइज कर लिया जाएगा। अभी आप बताइए अप्रैल वाले में कि AEO का दर्जा किसको दिया है? ABCD में से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है रत्न एवं आभूषण को, A सही है। दूसरा देखते हैं, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2024 में किस देश ने पुरुषों की रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो किसने जीता? चीन ने, जापान ने, भारत ने या फिर जर्मनी ने? तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है भारत, हमारा भारत, C सही उत्तर है। अगला देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने किस भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर को T20 विश्व कप के एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बताइए, इरफान पठान को, कपिल देव को, युवराज सिंह को या फिर सचिन तेंदुलकर को? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो क्या है? वो है आईसीसी ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर को T20 विश्व कप के लिए एम्बेसडर नियुक्त किया है, वो है युवराज सिंह को। ठीक है, C सही उत्तर है। अगला देखते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नाइमा खातून को, परवीन तलहा को, नजमा हुसैन को या फिर बीबी खदीजा को? किसके नियुक्त किया गया है बताइए? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है आपका नईमा खातून को। ठीक है, A आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, वैश्विक शिक्षा एवं परीक्षण प्रदर्शनी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? UAE में, ओमान में, ईरान में या फिर भारत में? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है UAE में, A आपका सही उत्तर है। तो क्लास आज हमने कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस किया है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मॉक टेस्ट में हम ज्यादातर सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, आगे भी कवर करेंगे। अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, उसके लिए परेशान नहीं होंगी। लेकिन मॉक टेस्ट आप लोग रोज लगाएंगे, जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे वो मैं डिस्कस करते हुए चलूंगी। आप लोग बताइए, आप लोगों का रिवीजन कैसा चल रहा है? तैयारी चल रही है कि नहीं चल रही है? और आप लोग किस जिले के हैं और वहां पर आज क्या बताएंगे? आपके जिले में कौन सा ताल है, ठीक है, या कौन सा लेक है? बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। एक दो बच्चे भी बताएंगे, एक दो स्टूडेंट्स भी बताएंगे, तब भी बहुत है। क्लास थोड़ा सा पढ़ाई के प्रति सिंसियर हो जाइए, समय मिला है तो उसको बिल्कुल भी बर्बाद मत करिएगा। ठीक है, अक्सर ये होता है, ये हमारा ह्यूमन नेचर होता है, जब भी हमें समय मिलता है तो हम उसको बर्बाद करना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही परीक्षा निकट आ जाती है हमको ऐसा प्रतीत होने लगता है कि काश थोड़ा सा और समय मिलता तो और अच्छे से तैयारी कर लेता या कर लेती। ये अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ होता है। जब हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिर ग्रेजुएशन में थे तब भी यही होता था। जब परीक्षा एकदम निकट आ जाती थी तो लगता था कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का समय और मिल जाता और अच्छे से तैयारी कर लेती। लेकिन जब समय मिलता है तब हम तैयारी नहीं करते हैं, एकदम रिलैक्स मोड में आ जाते हैं। रिलैक्स मोड में आपको नहीं आना है, आपको अपनी पढ़ाई रोज करनी है। ठीक है, अगर समय ज्यादा लग रहा है तो मेंस की भी तैयारी करनी है, इस बात को समझिएगा। अगर आपका प्रीलिम्स तैयार है, आपको लगता है कि अरे मैम मैंने प्रीलिम्स के लिए बहुत पढ़ाई की है, एकदम तैयार है, तो ठीक है मेंस का भी पढ़ो अभी बैठ के। निकला तो है नहीं, एक ही लेवल तो है नहीं परीक्षा का, प्री है, मेंस है और यूपीपीसीएस में जाओगे तो इंटरव्यू भी है। तीनों पे ध्यान दो अगर समय है ज्यादा।
और अगर समय ज्यादा नहीं है, पहली बार परीक्षा में अपीयर हो रहे हो, प्रीलिम्स को लेके ही अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, तो प्रीलिम्स की तैयारी करो। मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करो क्लास। अगर पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बुक से पढ़ रहे हो, किसी स्टैंडर्ड बुक से, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए और रिवीजन पे बहुत ज्यादा फोकस करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। बस ज्ञान अर्जित नहीं करना, उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। ये नहीं कि मैंने आज 5 चैप्टर पढ़े, लेकिन 5 चैप्टर से जब एमसीक्यू सॉल्व करने बैठो तो एक भी नहीं लग रहा है। तो क्वेश्चंस लगाइए, एमसीक्यू लगाइए, क्योंकि आपको परीक्षा में 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसी में से आपको चूज करना होगा। तो जो आपने पढ़ा है वो आपका यूज हो पा रहा है कि नहीं, आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं कि नहीं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही बोलूंगी, नहीं तो ज्यादा बोलूंगी तो सो जाओगी, कहोगे मैम आप कितना ज्ञान देती हैं। इसीलिए मैं अपने सारे ज्ञान को क्लास के एंड में बचा के रखती हूँ कि जिसको नहीं सुनना है वो वीडियो बंद करके चला भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए क्लास, आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। फिर आपसे बोलूंगी अपने पे विश्वास रखिए, ठीक है, ईश्वर पे विश्वास रखिए, मेहनत करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी, लेकिन मेहनत को सही डायरेक्शन में करिए, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, मेहनत को सही डायरेक्शन में करिए। पास्ट ईयर्स के पेपर लगाइए, पेपर्स को एनालाइज करिए कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, कौन से टॉपिक आपके इम्पोर्टेंट है। जो टॉपिक आपको लग रहा है कि बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है, उसको एक बार अपनी स्टैंडर्ड बुक से, जो भी बुक प्रेफर कर रहे हैं उससे पढ़ें, क्योंकि अभी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन के पैटर्न में, पूछने के तरीके में बदलाव आ रहा है, तो हो सकता है कि क्वेश्चंस थोड़ा सा डिफिकल्ट आए आपके परीक्षा में, लेकिन उसके लिए आप तैयारी करो। पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस लगाओ, रिवर्स इंजीनियरिंग करो, इन क्वेश्चंस लगाओ पास्ट ईयर्स के पहले, ठीक है। उसके बाद जो भी टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं उसको अपनी बुक से तब पढ़ो। आप देखिएगा इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी आप में और आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो धन्यवाद क्लास, आशा करती हूँ ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा हो। अगर अच्छा लगा हो, आज की क्लास अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपने पे विश्वास रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। आपका दिन मंगलमय हो। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िएगा।